तो यहाँ इस हाल में बैठे इस समूह, जिसे हम संघ कहते हैं, संघ यानी कि समूह, कुछ लोगों का समूह या झुंड, उसी को संघ कहते हैं। अब समण संघ, क्योंकि ये संघ समणों का है, इसलिए समण संघ कहते हैं। तो यहां हमारे बीच संत भी आए हुए हैं। संतों को और इस संघ को नमन करते हुए मैं अपनी बात आपके बीच रखना चाहता हूं। समण संघ, जैसा कि अभी बताया है कि समण यानी कि जो समान विचारधारा के लोग हैं वो सभी समण हैं। आज हम मतों में, जातियों में, विचारधाराओं में और ना जाने कितने तरीकों से राजनीतिक पार्टियों के रूप में, सामाजिक संगठनों के रूप में तमाम तरह से बटे हुए हैं। अभी समण क्या है कि समण हमारी अपनी सबसे पुरानी ओरिजिनल जो पहचान है, जो आइडेंटिटी है, वो समण है। यानी कि हम समण हैं। कैसे हैं? अभी बात करें, जिक्र किया था सिखों का। गुरु नानक देव जी आए, उसके बाद लोग जो उनको फॉलो करते चले गए वो सिख हो गए। विचार करें कि उनसे पहले क्या थे। जो आज सिख है वो उनसे पहले क्या थे। मोहम्मद साहब आए, उनके फॉलोअर होते चले गए, मुसलमान होते चले गए, लेकिन विचार करें कि उनसे पहले क्या थे। रविदास मत वाले रविदासी मत को अपनाने लगे। वो विचार करें कि जब रविदास जी नहीं थे उससे पहले क्या थे। कबीर पंथी ये विचार करें कि जब कबीर साहब नहीं थे उससे पहले हम क्या थे, उससे पहले हमारी क्या पहचान थी। बुद्धिस्ट, जब महात्मा गौतम बुद्ध ने जब बुद्धिज्म का प्रचार किया, उससे पहले हम क्या थे। तो यदि इस पर हम विचार करेंगे तो हम ये पाएंगे कि हमारी कोई और भी पहचान है। जातियां तो बहुत बाद की बात है। जातियां तो जो हमें दी गई है, पकड़ाई गई है, उनका आज तक ना तो कोई इतिहास मिलता है, ना ही कोई प्रमाण मिलता है कि कौन सी जाति कब शुरू हुई, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। ये सब अपने आप बना ली गई है और हम पर थोप दी गई है, या हमने खुद उनको आत्मसात कर लिया है, अपने मान बैठा है कि मेरी जाति है। तो समण संघ जो कहता है वो कहता है कि जब पुरातन समय में हम रहते थे तब हम क्या थे। तो उस समय हम समान विचारधारा के लोग थे, हम समता में रहने वाले थे, इकट्ठा मिलजुल कर रहते थे, मिलजुल कर काम करते थे, मिलजुल कर खाते थे, मिलजुल कर पीते थे, सुख दुख में मिलजुल कर शामिल होते थे। फिर बाद में कुछ लोग बाहर से आए और उन्होंने जब देखा कि यहां ये लोग कितने समता के साथ रहते हैं, मिलवर्तन के साथ रहते हैं, उन्होंने इस समता को बिगाड़ने का काम किया। और उनको, क्योंकि हमारी समान विचारधारा थी, उनकी हमारे विपरीत विचारधारा थी, यानी कि उल्टी विचारधारा थी। और उल्टी को कहते हैं, विपरीत को कहते हैं वम, यानी कि लेफ्ट, वम विपरीत, उल्टा। तो उनको वो वम विचारधारा के लोग थे। तो जब वम विचारधारा, उनको हमने नाम दे दिया कि ये वम है, यानी कि ये वमन है, तो हम अपने आप ही समण बन गए।
हमारी पहचान ये किसी ने दी नहीं है, हमारी स्वयं की पहचान, क्योंकि प्रकाश का जो वजूद हुआ वो अंधकार से हुआ, अंधकार आया तभी प्रकाश का वजूद हुआ। ऐसे ही जब वो वमन आए तो हम अपने आप ही स्वयं ही समण कहलाएंगे, अपने आप ही। तो वो समण, वो ये हमारी पुरानी आइडेंटिटी, हमारी पुरानी पहचान समण है। तो अभी समण जब लोग इकट्ठा हुए तो ये संघ बन गया, यानी कि कोई समूह, समण लोग इकट्ठा हुए, समूह बनाया तो उसको संघ का नाम दिया गया। तो समण संघ में जो काम होता है या समण संघ के में जो आगे काम करता है, ये 10 नियमों पर चलता है। और वो 10 नियम या सामने लिखे हुए भी हैं। इन 10 नियमों को ऐसा भी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने या किसी ने ये थोपे हो। समण संघ में क्या है कि समण संघ में एक हाउस लगता है और वो हाउस बिल्कुल पार्लियामेंट की तरह चलता है। उसी हाउस में ये सारे नियम पारित किए गए, सभी लोगों की सहमति से पारित किए गए और बहुत ही तर्क वितर्क के साथ खूब विचार विमर्श किया गया। उसके बाद ये सार्वजनिक किए गए कि समण संघ इन्हीं नियमों पर काम करेगा। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इनकी आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि हम जिस तरह से हम आपस में ही बटे हुए थे, हमको एक साथ इकट्ठा होना था। हम चाहते थे कि जो पहले इकट्ठा होकर रहते थे लोग, आज भी जितने भी समण हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, वो सब इकट्ठा होकर रहे। तो इस इकट्ठा होने में क्या क्या अड़चने आ रही हैं, उन पर विचार किया गया और उन अड़चनों पर ये नियम बनाए गए जिनको नाम दिया गया गोल्डन रूल, सुनहरे नियम, अमृत विनय। तो ये बहुत संक्षेप में मैं एक एक करके बहुत शॉर्ट में बता देता हूं। सबसे पहला नियम है केवल समण, यानी कि समण संघ का जो हिस्सा होंगे वो केवल समण ही होंगे। समण संघ में वमन नहीं आ सकता, वमन की कोई एंट्री नहीं है। यदि इस सभा में भी कोई वमन हमारे बीच बैठे हैं तो उनसे ये प्रार्थना की जाती है कि वो कृपया करके इस हॉल से बाहर चले जाएं, क्योंकि उनके मतलब का यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो पहला नियम है कि समण संघ में केवल समण आएंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी भ्रांति हो जाती है, लोगों के बीच एक भ्रांति है संघ को लेकर। संघ, जैसा कि बुद्ध को मानने वाले बुद्धिस्ट लोग हैं, क्योंकि बुद्ध ने भी एक संघ की स्थापना की थी और वो संघ था भिक्षु संघ। तो यहां ये क्लियरिटी कर दें कि ये बुद्ध वाला ये भिक्षु संघ नहीं है, ये वो संघ है। सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध नहीं थे, सिद्धार्थ थे, और वो जिस संघ में शामिल हुए थे 25 साल की अवस्था होने पर, ये वो संघ है। ये वही संघ है जिस संघ से सिद्धार्थ गौतम को निकाला दिया गया था, घर परिवार और संघ से निकाल दिया गया था। ये वो संघ है, यानी कि आम लोगों का संघ है। ये एक भ्रांति है कि ये भिक्षु संघ और समण संघ, तो ये बुद्ध का भिक्षु संघ नहीं है, ये आम लोगों का संघ है। तो पहला नियम कि यहां पर केवल समण आ सकते हैं, क्योंकि ये भी एक विकृति थी हम सबको इकट्ठा होने में। क्योंकि वमन यदि हमारे बीच में बैठते हैं या हमारे बीच आ जाते हैं तो वो हमें एक साथ बैठने में रुकावट पैदा करते हैं। तो इसलिए ये पाबंदी लगा दी गई कि समण संघ में केवल समण आएगा, वमन की का प्रवेश समण संघ में नहीं होगा। दूसरा गोल्डन नियम, समण संघ में कभी चंदा नहीं लिया जाएगा। चंदा ये भी एक
जब विचार विमर्श हुआ, गोल्डन रूल बने थे, उस समय बहुत गहन चर्चा परिचर्चा हुई लोगों के आपस में बीच में कि हमें इकट्ठा होने में ये जो चंदा है ये भी एक रुकावट का कारण बनता है, ये भी हमें इकट्ठा होने में रोकता है। क्योंकि बहुत सारे जो संगठन है, क्योंकि चंदे को हमें समझना होगा, चंदा और अपना स्वयं का खर्चा। आज यहाँ जो साथी आए हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ सब अपना अपना खर्चा देकर यहाँ पर बैठे हैं। जो भी खर्चा निर्धारित किया गया वो खर्चा, उसकी कोई आपको रसीद नहीं दी गई, ना ऐसा हुआ कि बाहर लोगों से पैसा इकट्ठा किया गया हो, चंदा लिया गया हो कि हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं और उसके लिए चंदा दीजिए। तो श्रवण संघ में जो आता है सिर्फ वही अपना खर्चा देता है और उस खर्चे को इकट्ठा करके वो खर्चा पूरा कर लिया जाता है। उसका ना तो कोई हिसाब रखा जाता है, ना उसमें से कुछ बचाया जाता है। यदि बचता है तो जो इसको जो आयोजन समिति होती है वो उसमें निर्णय ले देती है। अगर कम पड़ता है तो जो आयोजन समिति है वो अपने पास से डालती है। ऐसा नियम संघ में है। तो संघ में चंदा कभी नहीं लिया जाता। चंदा भी दो प्रकार के संगठन आज हमारे बीच में है जो चंदे पर काम करते हैं। एक संगठन, जैसे हम आज इस हॉल में बैठे हैं, ऐसे भवनों का या ऐसे संस्थाओं का निर्माण करते हैं, वो भी चंदा लेते हैं, लेकिन वो उस चंदे का सदुपयोग कर रहे हैं अपने भवन बनाने में या ऐसी संस्थाएं बनाने में। लेकिन एक और संगठन होते हैं जिनका काम सिर्फ चंदा ही बटोरना होता है। वो सिर्फ चंदा लेते हैं, एक साल में कोई एक कार्यक्रम लगा दिया और बस। बाकी उन्होंने अपने एजेंट भी रखे हुए होते हैं कि आप ये रसीद बुक लो और चंदा इकट्ठा करके लाओ, इस पे आपको 30% 40% कमीशन भी मिलेगा। तो उसका नुकसान ये हुआ, चंदा देने के बाद लोगों की भागीदारी कम हो गई। लोगों ने सोचा, अगर मान लिया कोई कार्यक्रम हो रहा है और कोई, अभी जैसे बताया था सर ने कि चंदा लेने जाते हैं और पड़ोसी की रसीद दिखा देते हैं कि देखो इन्होंने इतना दिया है, आप कितना दोगे। तो लोग क्या करते हैं कि चंदा दिया, मेरे पास समय नहीं है, मैं उसमें प्रतिभाग नहीं करूंगा और मेरे से तो ये पैसे ले जाओ और मेरा काम खत्म हो गया। तो ये बड़ी विकृति समाज में आई चंदे के रूप में कि उन्होंने पैसा दिया और अपना काम खत्म समझा। तो इस पर पाबंदी लगाई कि श्रवण संघ में चंदा नहीं लिया जाएगा। जिनको कार्यक्रमों में आना है वो अपना खर्चा स्वयं करें। तो दूसरा गोल्डन रूल इस प्रकार से संघ में चंदा कभी नहीं। तीसरा गोल्डन रूल, जाति अभ्यास कभी नहीं। अब जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि हमारी पहचान ही श्रवण है, हम श्रवण हैं। तो हम जो आज जाति का अभ्यास कर रहे हैं, हम जातियों के नाम पर बटे हुए हैं, 6743 जातियों के रूप में बटे हुए हैं। तो उस पर श्रवण संघ ने प्रतिबंध लगा दिया है। श्रवण संघ में कोई भी अपनी जाति का अभ्यास नहीं करेगा, ना ही जाति के आधार पर परिचय कोई किसी का लिया जाएगा, ना ही कोई जाति पर आधारित कोई किसी का परिचय लेगा। क्योंकि यहाँ पर हम सब श्रवण हैं और सिर्फ श्रवण है। तो यहाँ जाति पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। चौथा नियम, केवल संघवाद। संघ में जो ये वाद थे, ये वाद भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे हमारे समाज को। वाद कैसे? परिवारवाद, भाईचारावाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद। तो ये वाद भी बहुत परेशान कर रहे थे, क्योंकि संघ में केवल संघवाद लिया गया। संघवाद यानी कि समूहवाद।
यहाँ पर जो भी निर्णय होते हैं, जो भी फैसले लिए जाते हैं, वो संघ के रूप में लिए जाते हैं। ना यहाँ पर परिवारवाद होता है, ना यहाँ पर कोई क्षेत्रवाद होता है। आज यहाँ भी मैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से आया हुआ हूँ, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से, तो राजस्थान के यहाँ साथी हैं। तो हम पूरे देश भर में एक ही विचारधारा, केवल संघवाद के रूप में ही निर्णय लेने हैं और संघवाद के रूप में ही उनको फॉलो करना है। तो इस प्रकार से चौथा नियम बना केवल संघवाद। पांचवा नियम, संघ में पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला कभी नहीं होगी, क्योंकि ये भी एक विकार था जो समाज में हमें इकट्ठा नहीं होने दे रहा था। मंच जब लगता है, जो लोग मंच पर बैठते हैं उनके मन में ये धारणा आ जाती है कि मैं थोड़ा सुपीरियर हूं और मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं ये थोड़े मुझसे जूनियर हैं या थोड़े नीचे हैं, तो ये धारणा भी आती है। प्रतिष्ठा नहीं स्थापित होती, जैसे कि कोई अगर पद है तो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई संस्थापक या इस तरह की किसी की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, यहाँ पर सब बराबर है। तो ये संघ में कभी भी नहीं होगा, यहाँ सब समान रूप से बराबर यहाँ पर रहेंगे। छठा नियम है पंजीकरण कभी नहीं, समण संघ का पंजीकरण भी कभी नहीं होगा, क्योंकि पंजीकरण जब होता है, किसी भी चीज का पंजीकरण होता है, पंजीकरण का मतलब होता है मालिकाना हक। किसी प्रॉपर्टी का पंजीकरण, किसी गाड़ी का पंजीकरण, किसी संस्था का पंजीकरण। और जब पंजीकरण होता है तो उसमें किसी न किसी के नाम पर पंजीकरण होता है। यदि किसी संस्था का भी पंजीकरण होता है तो उसमें भी 7 या 11 लोग होते हैं, वो 11 लोग उसके मालिक बन जाते हैं। अब यहां पर क्योंकि समण संघ तो 120 करोड़ लोगों का है, तो 120 करोड़ लोगों का पंजीकरण कौन करेगा? दूसरा, जब कोई भी चीज पंजीकृत हो जाती है, वो पंजीकरण सरकार के अधीन होता है और सरकार को पूरी जानकारी होती है और सरकार के पास पूरा उनका नियंत्रण रहता है। वो उस पंजीकरण को कभी भी निरस्त कर सकता है। अब क्योंकि संघ तो बहुत विशाल होता है, तो संघ सरकार के पास पहुंच जाएगा। 120 करोड़ लोग अगर संघ का पंजीकरण होगा तो 120 करोड़ लोग कहां जाकर लाइन लगाएंगे कि हमारा पंजीकरण हो। तो इसलिए संघ का कभी पंजीकरण नहीं होता है। इसी प्रकार से समण संघ का भी कभी पंजीकरण नहीं होगा। सातवां गोल्डन रूल है संघाधिशेष सबसे ऊपर, यानी कि संघाधिशेष यानी कि जो संघ का आदेश होगा वो सब सर्वोपरि होगा और वो सबको मानना होगा। अब यहां भी वही बात आती है जो पीछे बताया मैंने, क्योंकि यहाँ किसी एक व्यक्ति का या 2-4 व्यक्ति का कोई बात या कोई आदेश ऐसा नहीं आता है। जो भी आदेश या जो भी कोई ऐसा कोई आदेश यदि आएगा तो वो पूरे संघ के रूप में हाउस से पास होकर, और हाउस में पास उसी तरह से होता है जैसे पार्लियामेंट में बहस होती है, तर्क होता है, वितर्क होता है। हालांकि पार्लियामेंट में विपक्ष होता है और संघ में कोई विपक्ष नहीं होता। तो संघ का 7वां गोल्डन रूल, संघाधिशेष सबसे ऊपर, ये दूर है हाथ में डालो तो बड़ी लियो संघाधिशेष सबसे ऊपर। तो संघ का आदेश सर्वोपरि और सभी को मानना होता है। ये समण संघ का 7वां गोल्डन रूल। 8वां गोल्डन रूल, समण संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा।
इस गोल्डन रूल को लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियां हमारे समूहों के बीच में हैं, जो लगातार बात करने में सामने आती रहती है। क्योंकि एक बात हमें हमारे दिमागों में अच्छी तरह से घुसा दी गई है, और हर जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं उनके भी, और जो नहीं भी रखते हैं वो आम लोगों से जब बात करते हैं, एक बात ये घुसा दी गई है कि सत्ता ही सब समस्याओं की मास्टर चाबी है। ये बात हर व्यक्ति को मालूम होगा और सबको पता है, और बाबा साहब ने कही ये बात, तो इसलिए झूठ भी नहीं है। लेकिन जो बताने वाले हैं वो आधी अधूरी बात बताते हैं, सिर्फ इतनी बात बताते हैं कि सत्ता ही सब समस्याओं की मास्टर चाबी है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वो मास्टर चाबी है किसके पास, वो है कहां। सीधा सीधा बस पार्लियामेंट या विधानसभा में पहुंचने की बात करते हैं कि वहां पहुंच जाएंगे और सत्ता हासिल करनी है। तो समर संघ कहता है कि वो जो मास्टर चाबी है, वो चाबी जिसके पास है, हमें उन लोगों को पकड़ना है। तो सत्ता की जो मास्टर चाबी है वो किसके पास है, सभी को पता है, वो चाबी है लोगों के पास। यदि लोग इकट्ठा हो जाएंगे, जिसके पास लोग इकट्ठा होंगे, जहां भी लोग इकट्ठा होंगे, वही सत्ता की वो मास्टर चाबी होगी। तो समर संघ राजनीति में नहीं जाएगा, लेकिन संघ का कोई व्यक्ति जिनको राजनीति में इंटरेस्ट है वो राजनीति करे। संघ का कोई भी व्यक्ति राजनीति में जाए, लेकिन समर संघ जो बैनर है समर संघ कभी भी राजनीति में नहीं जाएगा। जो संघी है वो जा सकते हैं और शौक से जाए, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि संघी राजनीति में नहीं जा सकता, संघ राजनीति में नहीं है। और 9वां नियम है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नियम है और इस पर बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। संघ घातक किसे कहते हैं, इसको छोटे से एग्जांपल के रूप में बताता हूं। परिवार होता है और परिवार में 4, 6, 8, 10 सदस्य होते हैं, उसको एक संघ मान लीजिए, वो संघ है। अब उस परिवार के साथ यदि कोई भी व्यक्ति घात करेगा, या कभी कभी ऐसा होता है परिवार में ही कोई बच्चा ऐसा निकल जाता है जो परिवार के साथ ही घात कर देता है, तो उसका जो वो अपराध होता है वो अक्षम्य होता है। कई बार घर से निकाल देते हैं, कई बार संपत्ति से बेदखल कर देते हैं। तो इसी प्रकार से हम जो संघ के रूप में बैठे हैं, अब कोई व्यक्ति अगर हमारे संघ को तोड़ने का प्रयास करेगा, संघ को नुकसान पहुंचाने का, यानी कि संघ यानी कि समूह हमारे समूह को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, तो उसको संघ घातक संघ मानता है कि इसने संघ के साथ घात किया है। और ऐसे व्यक्ति को संघ में कभी फिर वापस नहीं लिया जाएगा यदि वो अपनी गलती करता है और ये प्रूव हो जाता है कि इसने संघ के साथ घात किया है। उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि संघ में यहाँ छुपा हुआ कुछ भी नहीं है, समर संघ में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब खुला है। कौन यहाँ पर ज्यादा काम करता है वो सबको बताया जाता है, कौन संघ के साथ कोई गलत काम करता है ये भी सबको बताया जाता है। तो ऐसे ही जब संघ के साथ कोई घात करता है तो वो भी सबको बताया जाता है, और जब वो बताया जाता है तो उसकी पीढ़ियां और आने वाली पीढ़ियां तब तक उस पर ये आरोप लगता रहेगा कि भैया तुमने तो तुम्हारे परिवार या तुम्हारे पूर्वजों ने तो संघ के साथ घात किया था। इसका एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जिन्होंने बुद्धिज्म या सिद्धार्थ गौतम को पढ़ा होगा, सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध बने और उन्होंने जब भिक्षु संघ बनाया, तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जो चचेरा भाई था देवदत्त, वो 500 भिक्षुओं को बहकाकर और गलत बातें बताकर
उल्टी सीधी बातें बताकर 500 भिक्षुओं को अपने साथ ले गया संघ से। गौतम बुद्ध ने अपने को 500 भिक्षुओं के पास भेजा, उनको समझाया और वो उनकी बात समझ में आ गई और वो 500 भिक्षु वापस संघ में आ गए। लेकिन बुद्ध ने गौतम अपने चचेरे भाई देवदत्त को आजीवन संघ में वापस नहीं लिया, क्योंकि उन 500 भिक्षुओं को बहकाया गया था। लेकिन बहकाया था देवदत्त ने, उस पर संघात का आरोप लगा और देवदत्त को पूरी उम्र वापस संघ में नहीं लिया और वो सड़ कर गल कर मारा। तो संघात का आरोप इतना भयंकर हो, तो वहीं से इसी प्रकार का ये नियम लिया गया है कि अगर संघ के साथ कोई घात करेगा उसकी कभी संघ में वापसी नहीं होगी। और 10वां गोल्डन रूल जो बनाया गया है वो इन 9 नियमों को लॉक करने के लिए, क्योंकि नियम बनाना एक बात है और नियमों को नियम बने रहना और नियमों की पालना करना ये दूसरी बात है। बाबा साहब ने संविधान के रूप में हमें एक बहुत बड़ी नियमावली दी और उस नियमावली को, उस संविधान को आज किस रूप में उसको ना माना जा रहा, किस प्रकार से उसका उल्लंघन हो रहा है। हालांकि बाबा साहब ने अनुसूची के रूप में नियमों को सुरक्षित करने का भी प्रयास किया, लेकिन अब फिर वहीं आ जाते हैं कि जब लोग होते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, समूह इकट्ठा होता है, जिसके पास वो मास्टर चाबी चली जाती है वो सब कुछ चेंज कर देता है। तो इसीलिए ये 10वें गोल्डन रूल के रूप में संघ में ये भी नियम बनाया गया कि ये नियम तो बन गए, कल को पता नहीं कोई और लोग आ जाते हैं, कोई पमड़ी की कुछ लोगों को भेजकर इन नियमों को ना बदल दे, इसलिए 10वां गोल्डन रूल बनाया गया कि ये 9 नियम संघ का आधार रहेंगे, ना ये कभी बदले जाएंगे और ना ही अमान्य किए जाएंगे। तो ये इन 10 नियमों के ऊपर संघ में काम होता है। संघ में काम कैसे होता है वो भी 1 मिनट में बता देता हूँ बहुत संक्षिप्त में। आज यहाँ समिति हुई, बहुत सारे लोग नए आए होंगे, समण संघ की विचारधारा को सुनकर समण संघ में काम करने की इच्छा जताएंगे। जो भी समण संघ की विचारधारा को समझ जाते हैं उनको स्वयं डिक्लेयर करना होता है कि मैं समण संघ की विचारधारा को समझ गया, इन नियमों के आधार पर काम करना चाहता हूं। तो उनको स्पोक बनाया जाता है। स्पोक यानी कि समण संघ के और हमारे महापुरुषों के प्रवक्ता। तो स्पोक कोई पद नहीं है, जैसा कि मैं 5वां गोल्डन रूल है, ये कोई पद नहीं है, ये सिर्फ एक पहला पायदान है कि आप संघ में काम करना चाहते हैं और आप ये भी स्वयं घोषित करना होता है। कोई नियुक्ति नहीं होती है, कोई लेटर नहीं दिया जाता है, सिर्फ स्वयं घोषणा करनी होती है कि मैं समण संघ में काम करना चाहता हूं। उनको स्पोक बना दिए जाते हैं और ऐसे जो स्पोक होते हैं वही स्पोक को, जो हाउस की बात की मैंने, जो हाउस लगता है वही सारे स्पोक उस हाउस का हिस्सा होते हैं। वहां पर एजेंडे लगाए जाते हैं, उन एजेंडों पर विचार किया जाता है, बहुत सारे काम यहाँ पर होते हैं। अभी बहन जी ने एक बताया था कि विवाह के लिए समण वर वधू विवाह के बारे में, तो ये काम भी पहले से चल रहा है। समण संघ में आज 30 कमेटियों के रूप में काम चल रहा है जो विभिन्न रूप से काम कर रहे हैं। एजुकेशन पर काम चल रहा है, मेडिकल पर काम चल रहा है, एट्रोसिटी पर काम चल रहा है। तो यहाँ बहुत सारे काम करने वाले बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनको एजुकेशन में इंटरेस्ट होगा, एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, कोई मेडिकल के क्षेत्र में काम करना चाहता है, कोई राजनीति में काम करना चाहता है, इसी तरह से कोई समाज सेवा करना चाहता है, जैसे कि बहन जी ने बताया था। तो इस प्रकार से समण संघ ने ये व्यवस्था दी है कि एक ही काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो एक साथ मिलकर काम करें।
अगर पढ़ाने का काम है, कोई कहते हैं बच्चों को शिक्षित करना है, तो कोई जयपुर का है, कोई हरियाणा से है, कोई यूपी से है, कोई दिल्ली से है, हमें तो पढ़ाने में, हम तो एजुकेशन पर काम करेंगे, तो उन लोगों की कमेटी बना दी जाती है। आप कमेटी में आओ और आप सारे मिलकर एक ही काम करो। एट्रोसिटी पर काम करना चाहते हैं, एट्रोसिटी पर कोई कहीं से काम करना चाहता है, कोई कहीं से काम करना चाहता है। वकील हैं हमारे, वकील जो एट्रोसिटी में या दूसरे काम करना चाहते हैं, वकीलों की एक समिति बन गई। प्रोफेशनल है, बुद्धिजीवी है, कि बुद्धिजीवी है कि हमें टाइम कम मिलता है और हम अपने विचार लोगों तक ज्यादा पहुंचाना चाहते हैं, तो उनकी एक कमेटी बन गई। डॉक्टर्स की एक कमेटी बन गई जो लोगों को अभी ऑनलाइन जो उनकी बीमारियों को ओपीडी चलाती है, मीटिंग में जुड़िए, अपनी परेशानी बताइए। हमारे जो श्रवण डॉक्टर जिन्होंने घोषित किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है कि हम ये सेवा करेंगे, अपने समूह की सेवा करेंगे, तो वो सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो राजनीति में जिन लोगों का इंटरेस्ट है, वो एक साथ मिलकर वो राजनीति पर बात करते हैं। अगर किसी को राजनीति में जाना है तो आप संघ को बताइए, हो जाइए, राजनीति करिए। तो इसी प्रकार से ऐसे विवाह वाला है, विवाह की भी एक कमेटी काम कर रही है। हमारे सुरेश सबरवाल सर और डॉक्टर उमेश चंद्रा सर लखनऊ से, वो इसको देख रहे हैं। उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, बहुत सारे समूहों के भाइयों बहनों के, उसमें बायोडाटा आते हैं और जिनके आपस में मेल कर जाते हैं, वो आपस में बात करके वो शादी विवाह कर लेते हैं। इसी प्रकार से हमारे बहुत सारे समण सेवा केंद्र खुले हुए। समण सेवा केंद्र यानी कि जो भी कोई सेवा देनी है, कोई सेवा देना चाहता है, वो अपने घर पर, अपनी दुकान पर या अपना कहीं भी एक बैनर लगाए, समण सेवा केंद्र, वहां पर कोई भी सेवा दे, जो भी सेवा देना चाहते हैं। कोई हमारे समणों के प्रोडक्ट हैं जो छोटे छोटे, या बहनें हमारी बहुत सारे ऐसे आइटम बनाते हैं, बनाना तो जानते हैं लेकिन उनकी सेल नहीं हो पाती, उनकी मार्केटिंग नहीं हो पाती। तो समण सेवा केंद्र के रूप में बहुत सारी, जैसे उदाहरण के रूप में बताऊं, जैसे अचार बनाती है, हमारी बहनें अचार बनाए और समण सेवा केंद्र के रूप में उसको प्रचारित करें, संघ में बताए कि मैंने समण सेवा केंद्र खोला है और ये हमारे ही यहाँ का अपने हाथ का बनाया हुआ अचार है, उसमें जो भी उसकी लागत या जो भी कम से कम मुनाफे पर उपलब्ध करा सके, तो यहाँ पर ये भी काम चलता है। इसी प्रकार से और भी सेवाएं, कोई कहता है कि मैं ऑनलाइन क्लास ले लूंगा 1 घंटा, कोई टीचर है, बहुत सारे टीचर हमारे इसी काम को कर रहे हैं, मैं बच्चों को क्लास चलाऊंगा। अभी हर रविवार को सुबह 8:30 से 9, 8:30 से 10 बजे तक क्लास चलती है ऑनलाइन। हमारे महाराष्ट्र के राजेश कांबले सर और बंगलौर से बहन कीर्ति जी उस क्लास को संचालित करते हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं और पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से जितने भी, जो भी, जिनको भी जिस क्षेत्र में काम करना हो, जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, काम करना चाहते हैं, ऐसे ही पूरे देश भर के अपने साथियों को और ढूंढे, उनके साथ जुड़ जाए या उनको अपने साथ जोड़ लें, यानी कि संघ में एक साथ काम करें एक ही मकसद के लिए। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, संविधान बांटने का कार्यक्रम चलता है पूरे देश भर में और कम से कम कई हजार संगठन एक ही वही काम कर रहे हैं। संविधान की रथ यात्रा निकाल रहे हैं, संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, कोई अलग निकाल रहा है, कोई अलग। अगर ये सारे एक साथ मिलकर अगर एक ही तरह से, एक ही समय पर, एक ही बार में इस तरह का काम करें तो उसका फायदा ज्यादा होगा। तो इसी प्रकार से समण संघ में भी इसी प्रकार से काम हो रहे हैं। तो मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया है और यदि मेरी किसी भी बात का किसी को अच्छी ना लगी हो या कोई आहत हुआ हो, मैं उसके लिए सबसे क्षमा चाहता हूं। और एक और मैं सूचना देना चाहता हूं कि अभी 11 फरवरी को दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में एक बहुत ही विशाल संगीति आयोजित हुई, सारे समण देश भर के इकट्ठा हुए, जिसमें कि 7-8 हजार लोग इकट्ठा हुए थे वहां पर। तो वहां पर जो हमारे
मान्यवर साहब काशीराम जी हैं, उनको उन सब लोगों ने, उन सब लोगों की उपस्थिति में पीर फकीर समण संत मान्यवर काशीराम जी की उपाधि थी। और अब मान्यवर काशीराम जी को पीर फकीर समण संत के नाम से ही जाना जाएगा। ये क्योंकि संघ का सातवां नियम है, संघाधिशेष सबसे ऊपर। तो क्योंकि संघ का नियम हो गया, संघ से पास हो गया, तो ये उपाधि साहब काशीराम साहब को दी गई है। तो अब साहब को समण संत, पीर फकीर समण संत काशीराम साहब के नाम से पुकारेंगे। और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि लोगों ने, क्योंकि अभी तक क्या है कि जितने भी, जैसे भारत रत्न का पुरस्कार है वो भारत सरकार देती है, तो ऐसा अब पहली बार होने जा रहा है कि अपने संतों को, अपने ही लोगों को जो भी उपाधियां और जो भी उनका सम्मान है वो संघ के रूप में लोग ही उनको दें। तो उसी रूप में ये पहला कदम हुआ। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे माफी चाहूंगा। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम। साधु 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 साधु।